अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं जी। हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज जो है ना यार 4.2। तो उसके अंदर सबसे पहले उसने जो है ना यहाँ पे बात की है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लगा दें एंड नेचर ऑफ रूट्स, और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ना आप बता दें यहाँ पे ना। तो सबसे पहले ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसका फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है, लेकिन उससे पहले आप इक्वेशन देख लें। यहाँ पे हम लोगों को जो इक्वेशन दी है ना, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें, इसमें पहली रकम एक्स स्क्वायर है, दूसरी रकम जो है ना एक्स की पावर 1 है, और तीसरी रकम जो है ना आप ये देख सकते हैं कांस्टेंट है। देखें, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख लेंगे। जो भी लिखा हुआ है ना, इसको ए कहेंगे। ए की कीमत है 1। एक्स के पीछे जो भी लिखा हुआ है ये हमारा बी हो जाएगा, और ये जो आखिरी रकम है ना, इसको हम लोग कहेंगे सी। और इस फार्मूले में पुट कर देंगे। फार्मूले के बारे में उसने पहले ऊपर बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, वो ये होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी लिखा बराबर बी की कीमत क्या थी 8, वो लिखी, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया -4। फिर ए की कीमत 1 थी, वो लिखी। सी की कीमत 16 थी, फिर वो लिख ली। फिर डी वैसे ही आ गया, 8 का स्केयर लिया तो 64 रह गया यहाँ पे। ठीक है जी, माइनस, और यहाँ पे 16 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं 4 से, तो हम लोगों के पास जो आंसर है ना वो भी क्या आ जाएगा जी, 64 आ जाएगा यहाँ पे। अब डी वैसे रह गया, 64 में से 64 को हम लोग अगर माइनस करवा दें यहाँ पे, तो हम लोगों का जो आंसर है वो आ जाता है जी 0। अब उसने साथ ये तो कहा हुआ था कि पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा दें, वो हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब लगाने के बाद जो अगला प्रोसेस है ना वो क्या है, उसने आपसे बोला हुआ है कि नेचर ऑफ रूट्स भी बता दे। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है उसके बारे में आप देख लें। अब देखें, डिस्क का फार्मूला लगाया तो आंसर आया 0। तो इसके ना 4 केस हैं, आप वो समझ लें। सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि अगर b2 माइनस 4ac का आंसर 0 से ना बड़ा आ जाए, ये निशान इस तरफ है, यानी 0 से आंसर आ जाए बड़ा इसका, तो रूट्स जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। यानी कि और साथ ही साथ b2 माइनस 4ac का आंसर 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि मतलब 25 आ जाए, ठीक है, या फिर 64 आ जाए, या 100 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है, 16 आ जाए, 4 आ जाए। यानी इनका परफेक्ट स्क्वायर है ना, जैसे 4 है उसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 की पावर 2, इसी तरह 9 है उसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 की पावर 2, इस तरह 100 है उसका परफेक्ट स्क्वायर है 10 की पावर 2। तो अगर वो कहता है आंसर 0 से बड़ा आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो रूट्स जो है ना वो रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर उसने कहा b2 माइनस 4ac का आंसर 0 से बड़ा आ जाए और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 0 से तो बड़ा है लेकिन आंसर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे 5 आ जाए, 11 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए। अब देखें 17 19 वगैरह का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बस नीचे आपने लिख देना है कि रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। फिर वो कहता है b2 माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए। जैसे अभी आप देखें b2 माइनस 4ac का आंसर आ गया 0, तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, उसने कहा फिर आपने नीचे लिख देना है कि रूट्स जो है ना वो रैशनल है और इक्वल है, बस। फिर उसने लिखा हुआ कि अगर b2 माइनस 4ac का आंसर 0 से आ जाए छोटा, तो फिर रूट्स जो है ना वो इमेजिनरी होते हैं और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। ये 4 केस हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह जो है ना याद कर लेने, और उसके बाद यहाँ पे हर क्वेश्चन के एंड पे आपने अप्लाई कर देने, देख लेने हैं कि कौन सा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है ना आंसर 0 आया, तो बस नीचे ये लाइन जो है ना मैंने लिख देनी है। ये देखें मैंने लिख भी दी है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस के आप लोगों ने ये जो मैंने जो है ना अभी आपको दिखाई है वीडियो स्टार्ट के अंदर, ये चारों केस इनका स्क्रीनशॉट लेके सामने आपने रख लेना है और इसको अच्छे से रट्टा मार लेना है। ठीक है, समझ के। दूसरा क्वेश्चन है दोबारा फिर इसी तरह ही है। ठीक है, ये रकम थी। अब एक्स स्क्वायर के पीछे वाली जो रकम होती है आपको पता है उसे कहते हैं ए, और एक्स के पीछे जो है, एक्स के पीछे जो रकम होती है उसे कहते हैं बी। लेकिन अब साथ माइनस भी लिखा हुआ तो लिखेंगे बी की कीमत क्या होगी -5। उसके बाद जो आखिरी रकम है सी, ठीक है, तो सी की कीमत क्या होगी 3। ये तीनों कीमतें आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले में पुट कर देंगे जिसे डिस्क का फार्मूला कहते हैं। ठीक है, बराबर बी की कीमत ही -5, ऊपर स्क्वायर आ गया -4, फिर ए की कीमत आ गई है 2, और सी की कीमत ये वाली लिखती जो कि पीछे हम लोगों ने फाइंड की। फिर डी आ गया। अब ये माइनस था, बाहर स्क्वायर था, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लिया 25, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और डी आ गया इक्वल टू 1 के। अब देखें डी का आंसर आ गया 1। तो अब यहाँ पे आपको पता है 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो फिर वही जो है ना
ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे रूट्स जो है ना वो रैशनल है एंड अनइक्वल है। ठीक है, तो रूट्स जो है ना यहाँ पे रैशनल और अनइक्वल है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है फिर जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे दोबारा फिर जो है ना इसका पार्ट नंबर 3 जो है ना दोबारा फिर इसी तरह उसने लिखा हुआ है 6x² है -13x/6 है। x² के पीछे जो भी लिखा हुआ है वो हमारा a है, x के पीछे जो भी लिखा हुआ है -13 लिखा हुआ है ना, ये हमारा b है, और ये आखिरी रकम c है। ठीक है जी, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है जी, फिर d वैसे ही बराबर b की कीमत क्या थी, -13, वो लिखी, ऊपर स्केयर था, स्केयर लगा दिया -4, फिर a की कीमत थी 6, c की कीमत भी 6 थी, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। फिर डी वैसे ही ये माइनस था और ऊपर स्केयर था तो माइनस ख़त्म हो गया। 13 का स्केयर लिया 169 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर डी वैसे ही इसमें से इसे माइनस किया 25, और 25 का पता है परफेक्ट स्केयर है 5 की पावर 2 यानी 5 की पावर 2। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा केस क्या था कि अगर B2 - 4AC का आंसर जो है, ठीक है, वो आ जाए बड़ा ज़ीरो से तो बड़ा है और साथ परफेक्ट स्केयर भी हो, देखो परफेक्ट स्केयर, तो फिर रूट्स रैशनल होंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रूट्स जो है ना हमारे रैशनल है और अनइक्वल है, यानी ऊपर वाली बात, क्योंकि 1 का परफेक्ट स्केयर भी 1 नहीं होता है ना। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही चीज़ हो जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर यहाँ पे अगर आप बात करें पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 के अंदर दोबारा फिर इसी तरह एक क्वेश्चन है। अब एक्स स्केयर के पीछे जो भी होता है 2 लिखा हुआ है वो a है, एक्स के पीछे -7 लिखा हुआ है b है, और ये आखिरी रकम 1 जो है ना ये c है। फार्मूले में पुट करें, डी बी की कीमत -7 थी, ऊपर स्केयर लिया, -4, फिर a की कीमत 2 थी, c की कीमत जो है ना आपको पता है सिंपल जो है ना हम लोगों के पास 1 थी, वो लिख दी। फिर डी वैसे ही माइनस था, ऊपर स्केयर था तो माइनस ख़त्म, 7 का स्केयर 49 माइनस 4 2 8। फिर डी वैसे ही इसमें से इसे माइनस किया 41 आ गया। अब देखें डी का B2 - 4AC का आंसर जो है ना 0 से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्केयर नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि रूट्स जो है ना वो इरेशनल है और अनइक्वल है उन चारों केसेस के मुताबिक ना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसा कि अब ये केस लगेगा B2 - 4AC का आंसर 0 से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, पार्ट 5 की, तो दोबारा फिर एक्स स्केयर के पीछे जो भी था वो आपका a है, तो a की कीमत 2 है, एक्स के पीछे जो भी है वो b है, या आखिरी रकम c, ठीक है, 6 कहेंगे। फार्मूले में पुट करें, डी लिखा, b की कीमत 7 थी, ऊपर स्केयर -4, फिर a की कीमत 2 थी, c की कीमत 6 थी, फिर डी लिखा, 7 का स्केयर लिया 49 माइनस तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया डी वैसे ही, इसमें से माइनस किया तो 1 रह गया। अब 1 का परफेक्ट स्केयर आपको पता है 1 ही होता है। ठीक है, तो ये केस 1 लगेगा यहाँ पे, फिर वही चीज़ लिख देंगे बस एंड पे कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि B2 - 4AC का आंसर 0 से तो बड़ा है और साथ में परफेक्ट स्केयर भी है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, अपने पार्ट 6 की, तो पार्ट 6 भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, दोबारा फिर इसी तरह ये देखें, ठीक है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी है वो a है, a की कीमत 6 है, x के पीछे ये x है, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो b की कीमत आ गई 1 और आखिरी रकम c। फार्मूले में पुट कर दें, d लिखा, b की कीमत क्या थी 1, ऊपर स्केयर -4, फिर a की कीमत 6 थी, c की कीमत 5 थी, फिर d लिखा, 1 का स्केयर लिया 1 ही रह गया, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर d हम लोगों ने वैसे लिखा बराबर -119, यहाँ पे हम लोगों का आंसर। अब देखें यहाँ पे हम लोगों का B2 - 4AC का आंसर जो है ना वो माइनस में आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब अगर B2 - 4AC का आंसर जो है ना माइनस में आ जाए तो फिर ये केस 4 लगेगा। देखें B2 - 4AC का आंसर 0 से छोटा हो तो माइनस में होता है ना, तो फिर रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो गए या फिर कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से, या फिर इमेजिनरी एंड अनइक्वल भी आप लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्ट 6 जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के टोटल पार्ट 6 ही थे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है कि इन चारों रूल्स को आप लोगों ने याद रखना है। B2 - 4, ये आंसर देखें ना, ये चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना। ये चीज़ जिस तरफ क्लोज हो रही होती है ना वो चीज़ छोटी होती है, इस तरफ जो लफ्ज़ आएगा वो छोटा है क्योंकि निशान इस तरफ क्लोज हो रहा है, जिस तरफ ओपन हो रहा है वो चीज़ बड़ी होती है। अब यहाँ जो भी आएगा वो बड़ा है, जैसे यहाँ 7 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, साफ पता चल रहा है 7 बड़ा है क्योंकि निशान इस तरफ ओपन हो रहा है,
और 3 जो है ना वो छोटा है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।